तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंशु, तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में तुमको प्रखर बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंशु, तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंशु, तुम्हें। और आज का आगे का आप देखेंगे रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा पार्ट, लेकिन उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हम रिवाइज करेंगे जरूर, लेकिन उतना डिटेल में नहीं होगा। तो आप आगे का ध्यान से सुनेंगे, बाकी की चीजें आप पिछले जो आपको लिंक भेजा जाएगा आप उसमें से देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्यों जरूरी है? क्योंकि उस समय प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, नेगेटिव आयंस बड़ी मात्रा में होते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है, जो बहुत सारी तकलीफें जो इस समय होती हैं प्रेगनेंसी टाइम में, उनसे हमें आराम मिलता है, निजात मिलती है और बहुत सारी चीजें। तो आप क्लास में जाके उसको सुनिएगा, मतलब जो ऑडियो है वीडियो है उस क्लास को सुनिएगा। मूषा पान क्यों करना है? क्योंकि हमारी पूरी सफाई हो जाती है। इस समय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जी मिचलाता है, इस तरह इसलिए पानी हमें पीना चाहिए। सूक्ष्म नाश्ता करना है, संगीत सुनना है घर के काम करते हुए। जप ध्यान संवाद को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया था कि जप और ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों करना है। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, हमारे ऋषियों ने दिया है और पूरी तरीके से ये हमारे जो ऋषि ने दे गए हैं, जो धर्म के नाम पर हम लोग को सिखाया गया है, वो पूरा का पूरा साइंस के तथ्यों पर, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति की चीजों को समझना चाहिए और उनको जीवन में उतारना भी चाहिए। प्राणायाम, योगा प्राणायाम की बात करी गई थी, इसको आपको शामिल करना है। यज्ञ आरती आपको करनी है। यज्ञ आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो आप उसको अपने हिसाब से छुट्टी के दिन सेट कर लें, है ना। और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो चलिए खाना वगैरह बना के रख दिया, उसके बाद आपने यज्ञ कर लिया, घर के लोग में तैयारी कर दें, आप शामिल हो जाएं। इस तरह से हम यज्ञ को कर सकते हैं। इसी के साथ हमने गर्भ पुष्टि यज्ञ के विषय में भी बताया था और दीप यज्ञ के विषय में, बलि वैश्य यज्ञ के विषय में बताया था। तो इस सबको आप समझिएगा और अपने जीवन में इसको उतारिएगा। करना अवश्य है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर उठ जाते हैं, अर्चना वर्मा दीदी की क्लास योगा की होती है, उसको अटेंड करते हैं, फिर बाकी सारी चीजें आपकी बहुत स्मूथली हो जाएंगी। क्योंकि जल्दी उठेंगे तो समय काफी सारा मिलेगा आपको, फिर एक अलग एनर्जी आएगी, और योगा करेंगे तो और प्राण आएगा, फिर आपको कोई भी काम करने में कठिनाई नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये है कि आपको अपना जागने का समय ठीक करना है। आप धीरे धीरे, एकदम से नहीं उठ पाएंगे कि एकदम से हम 5 बजे उठ जा रहे हैं। आप धीरे धीरे उसको पीछे करिएगा। और जो लोग उठते हैं वो बहुत तो प्रशंसा के पात्र हैं, अगर वो जल्दी उठते हैं तो, और उनका शिशु भी ऐसा ही एक्टिव होगा निश्चित रूप से। तो हम आगे की ओर चलते हैं। मध्यकालीन दिनचर्या। मध्यकालीन दिनचर्या में हमको अब भोजन बनाने का समय हो जाता है, भोजन करना है। बहुत सारे घर में सदस्य होते हैं, उनकी रुचि के अनुकूल भी बनाना होता है। आपकी गर्भावस्था है, उसके अनुकूल आपको भोजन चाहिए, तो आपको वो भी तैयार करना रहता है। तो आप क्या करें, बहुत सारे काम और भी होते हैं इसके साथ ही साथ। तो आप गीत चलाएं, संगीत जो आपको भेजे जाते हैं, नित्य प्रति आपको सुबह एक संगीत भेजा जाता है। आपको सारा फोल्डर बना लेना है अपना, जैसे भी बनाए आप उसको, जहां भी सेव करके बनाए आप फोल्डर बना लें। इसमें इसके अतिरिक्त आप अपनी पसंद के अच्छे गीत, प्रेरणादायक गीत, भक्ति से युक्त हो, देशभक्ति से युक्त हो, या प्रेरणा देते हो, कोई ना कोई सद्गुण से भरे हुए हो, ऐसे गीत सुनने हैं। आपको कोई भी नकारात्मक, अश्लील, तेज म्यूजिक वाले गाने नहीं सुनने हैं। और आपको शास्त्रीय संगीत सुन सकते हैं, मंत्रों का श्रवण कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप चला लें। और संगीत के साथ साथ काम करेंगे
तो आपके अंदर एक एनर्जी की स्फूर्ति बनी रहती है, उत्साह बना रहता है ना। और हमारा चिंतन अगर गलत गलत जगह में जा रहा है और हम भोजन बना रहे हैं तो सारा का सारा प्रभाव भोजन में आ जाएगा। ये आपको सात्विक संस्कारित भोजन के अंतर्गत ये बताया जाता है। अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे, लेकिन जो डिटेल में बताया जाएगा आपको वो आहार की क्लास, जब आपकी डाइट की क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ संगीत से हमने उस पहले ही बताया था, प्रातःकालीन दिनचर्या जब बताई थी, संगीत का जिक्र वहां भी हुआ था। इसके इससे संगीत सुनने से आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसका विकास तेजी से होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तेजी के साथ बनते हैं और तब न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको संगीत जरूर सुनना है, जरूर शामिल करना है आपको संगीत ज्यादा से ज्यादा। जैसे अभी बात कर रहे थे कि आप संस्कारितम, तो इस तरह से देख आपको भोजन बनाना है, भोजन में किन चीजों का ध्यान रखना है, तो भोजन हमारा संतुलित हो, मतलब उसमें हर तरह के जो हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है जिन चीजों की, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो और वसा, ये सब चीजें हम यूज कर हमारे भोजन में होती ही है। पर इनका अनुपात कैसे होना चाहिए, आप देखिए संतुलित आहार में 4 अनुपात में हमारा प्रोटीन होना चाहिए, 4 अनुपात में हमारा कार्बोहाइड्रेट और 1 अनुपात में हमारा जो है वसा, यानी कि जो हम तेल वगैरह यूज करते हैं वो हो। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में जो हमारे विटामिन वगैरह होते हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए। इसको डिटेल में समझाया गया। 4 मात्रा मतलब जैसे आपने 4 कटोरी प्रोटीन की चीजें ली हैं, तो 4 कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं और उसमें से एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा हमको वैसा यूज करना है। दिन भर में केवल हमको 5 चम्मच, 5 चम्मच ही आप ले सकते हैं। इससे कम लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हमारी वसा नहीं होनी चाहिए। संस्कारित भोजन पे बहुत ध्यान देना है आपको, भोजन अच्छे मन से, अच्छे भाव से, बलि वैश्य यज्ञ बताया गया था उसको करना है, भगवान का प्रसाद लगाए, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं ऐसा भाव करें, है ना। हर किसी के भीतर भगवान है, तो ऐसा अगर भाव करेंगे कि हम भगवान के एक भोजन बना रहे हैं और फिर आप अपने जो भी आपकी पूजा से लिए वहां पे भोग भी लगा दें, बलि वैश्य यज्ञ कर दें और फिर उसके बाद सबको भोजन परोसे, तो वो प्रसाद बन जाता है और उसमें एक अच्छे वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाते हैं। फिर सबके मनों में, हृदय में वो अच्छा प्रभाव डालते हैं। सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, बासी भोजन नहीं लेना है। इसकी डिटेल में पूरी क्लास है आपकी, 1.5-2 घंटे की क्लास है जहाँ डिटेल में समझाया जाता है। मैं आपको सिर्फ छोटा थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं भी अपनी दिनचर्या को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, अपनी चीजों में जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शैली में इन चीजों को शामिल करें, नहीं तो देर हो जाएगी। हमारे पास समय कितना है, 9 महीने का, उसमें से आप इतनी देर बाद हमसे जुड़े हैं, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, तो जो बीत गया समय सो बीत गया। अब आप आगे जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को बदलने का प्रयास करें। शाकाहारी चीजें लेनी है, ताजा लेनी है, बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन आपको नहीं करना है। मांस मछली बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी, इसको आप मन से ही निकाल दीजिए, बनना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि अंडे भी आप ना खाइए, है ना। इसके अलावा आपको पानी जो पीना है वो भी संस्कारित करके पीना है। आपको सात्विक भोजन लेना है। अंकुर वगैरह बहुत ज्यादा पका हुआ मसालेदार भोजन आपको नहीं खाना। भोजन करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट आसन है, और ये आसन केवल एकमात्र आसन है जो हम भोजन करने के बाद करते हैं, यानी करना ही चाहिए इस आसन को। भोजन और कोई आसन भोजन के बाद नहीं करा जाता है, जिसे कहते हैं वज्रासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हैं, पंजों को पीछे करते, फ्लैट करते हैं। उन्होंने खड़े करे हैं, ये रॉन्ग है, पर आप खड़ा करिएगा। खड़ा नहीं करना है आपको, फ्लैट करना है, फिर एक सीट सा बन जाएगा, दोनों ही जो है आपकी साइड साइड में हो जाएंगे, फिर उसमें आपको बैठ जाना है। और बहुत अगर खिंचाव पड़ रहा है, जब ज्यादा बड़ा गर्भ हो जाता है तो ज्यादा खिंचाव पड़ता है, तो आप थोड़ा थोड़ा बैठने का प्रयास करेंगे, एकदम से नहीं बैठेंगे। इससे क्या होता है, हमारा पाचन जो है अच्छे से होता है। एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन्स निकलते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं और रक्त के प्रभाव को बढ़ाते हैं, और सभी शरीर के सभी हिस्सों में रक्त अच्छे से प्रभावित होता है, रक्त का प्रभाव अच्छे से होता है। ये आपको करना है वज्रासन। फिर आपका समय आता है थोड़ा सा विश्राम करने का, विश्राम करना ही है। गर्भवतियों को बीच में विश्राम करना है, लगातार आप किसी काम में या कहीं पर उलझे ना रहें, थोड़ी सी विश्राम की आवश्यकता है।
पर शाम में ये नहीं करना है कि आपको सो ही जाना है, ठीक है। ये 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया गया है टोटल मिला के। आपको क्या करना है इस समय, आप आधे घंटे सो लीजिए, है ना। आधे घंटे आप सो सकते हैं, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, उतने में आराम हो जाता है। फिर आपको बचे हुए समय में क्या करना है, इस समय आप विशेष संवाद, जब संवाद के विषय में आपको बताया जाएगा तो वहां जिक्र किया जाएगा विशेष संवाद का। तो ये टाइम फ्री होता है, माँ अकेली होती है, सारे कामों से निवृत्त हो चुकी होती है दिन के, तो खाली है, तो अपने मन को दिमाग को खाली करके बच्चे के साथ जुड़ाव करना है। और आपको कहानियों के माध्यम से अच्छी प्रेरणादायक कहानियां हो। अब आप उसमें बुक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि रेडिएशन से हमें बचाव करना है बच्चे का, है ना। तो आपको बुक्स यूज करनी चाहिए, तो अच्छी कहानियां पढ़िए, अच्छी कहानियां देख सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। आपको प्रवचन वगैरह अच्छे लगते हैं, हमारे शांति कुंज वीडियो चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको प्रवचन मिलेंगे। ऑडियो बुक्स बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप लगा के दूर करके सुन सकते हैं, लेकिन फोन को अपने बच्चे के पास में नहीं लाना है। इस तरह से आप उस समय संवाद जरूर करें किसी न किसी विधि द्वारा। संगीत से तो आपका दिन भर हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप इस समय कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ें, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ें, और पढ़ के क्या करना है आपको, चिंतन मनन करके उसमें जो गुण आपने पढ़े, जो चीज आपने अच्छी पढ़ी, वो अपने शिशु में आरोपित करनी है। ऐसा भाव करना है कि वो शिशु वैसा आपका है, वैसा आपका बन गया है शिशु, उस तरह से आप भाव करेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी जो भी हॉबीज हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आप करें, क्योंकि कोई ना कोई हॉबीज किसी ना किसी इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको पेंटिंग आती है, आपको निटिंग आती है, आपको कुछ लिखने का शौक है, आर्टिकल लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, या गेम्स के लिए डोकू वगैरह के लिए शतरंज, इससे क्या होता है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और इस तरह से आपको बताई जाएंगी मल्टीपल इंटेलिजेंस की भी क्लास होगी, आपको उसमें क्लियर किया जाएगा कि कौन सी इंटेलिजेंस है। और हम बच्चे को इस दिनचर्या को जो बनाया गया है, आपका पूरे 9 इंटेलिजेंस डेवलप हो, इस हिसाब से बनाया गया है। इसीलिए आपको ये टाइम भी दिया गया है कि इस समय आप अपनी कोई ना कोई हॉबीज, इस समय आप जो भी पसंद है वो करें। गार्डनिंग का शौक शौक है तो जाए, पेड़ पौधों से बातें करें, बच्चे को प्रकृति के बारे में अवगत कराएं, प्रकृति के गुणों को बताएं। फिर आप यहाँ पर एक ध्यान, आप घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है, तो आपको इसके लिए समय बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत छोटा सा 15 मिनट का ये ध्यान है, यूट्यूब पे भी है शांति कुंज के, और हम लोग ग्रुप में भी इसको भेजते हैं। आप दीपक जला लें, कैंडल जला लें, ऐसे दीपक ज्यादा अच्छा होता है, दीपक जला लें। आप घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि ने 3 संध्या का समय कहा है, प्रातःकालीन संध्या, और दोपहर की, मध्यकालीन संध्या, और सायंकालीन संध्या। तो संध्या के समय होते ही इस समय साधना करने का एक अलग प्रभाव होता है, एक अलग ऊर्जा उस समय होती है। तो इस समय साधना का विधान है, अगर हम ये करते हैं तीनों समय, तो हमारे शिशु पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप योगा करके आते हैं तब ध्यान करें, वहां दीदी कराती भी है, वो प्रातःकालीन ध्यान हो गया, दिन में आप समय निकल रहा है, आप इसको अवश्य करें 15 मिनट निकाल कर दीपक जलाकर। और शाम को नादोक साधना 6 बजे भेजी जाती है, उसको आप करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई, अगर आप कर नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, एक होता है कि हम टाल रहे हैं, ठीक है, और एक होता है हम मजबूरी है, टाइम किसी तरह से नहीं निकल रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो आप इसको शाम के समय या सुबह के समय कभी आप इसको कर सकते हैं कि आज हम दीपक का ध्यान करेंगे। तो इसमें क्या भाव करना है, दीपक के समान बच्चा आपका बने, ओजस्वी तेजस्वी बने, और अपने गुणों के प्रभाव से, अपने गुणों के प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से वो पूरे, जब धरती पर आए तो सारे जग को आलोकित करे, है ना। कोई कोई ज्ञान का दीप वो सारे लोगों में चला जगाता रहे, इस भाव के साथ आप करेंगे, और गायत्री मंत्र के साथ ये साधना होती है। इसके बाद मध्यकालीन नाश्ता आप कर लीजिए, तो फिर थोड़ी देर बाद गर्भिणी को खा लेना चाहिए, लंच हुए आपको टाइम हो गया है, तो आप इस समय क्या करें, फल, सूप, मट्ठा, चना आदि ले, अंकुरित चीजें भी ले सकते हैं, हैवी चीजें नहीं लेनी है, लाइट चीजें इस तरह से ले। इस तरह से आप ये 6 एक्टिविटीज के साथ में, मतलब एक्टिविटीज तो बहुत ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने हॉबीज वगैरह गेम्स की बात की, इस तरह से आपकी मध्यकालीन दिनचर्या की चीजें समाप्त हुई।
अब हम चलते हैं सायंकालीन दिनचर्या की ओर। तो फिर तो हम गृहिणी है, हमें खाना तो बनाना ही है, हमारा दायित्व है, तो भोजन बनाना है, इसको बोझ नहीं मानना है। हालांकि गर्भावस्था में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप योग से जुड़ेंगे, अपनी दिनचर्या से ऐसे जुड़ेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और जो हमारी बहनें पहले से जुड़ी हैं, उनके अनुभव काफी लोगों के यही बताते हैं, अगर उन्होंने अच्छे से किया है, कि मैम हमें पता ही नहीं चला कि हम गर्भवती हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने ऐसे कहा। बिल्कुल हल्का फुल्का लगा, किसी तरह का जो तनाव वगैरह उनको पहले हो रही थी कक्षाओं में जुड़ने से पहले, योगा में जुड़ने से पहले, वो सारी तकलीफें उन्हें पता ही नहीं चली। तो आपसे निवेदन है कि आप योगा में जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और जिस तरह की डाइट बताई जा रही उस तरह की डाइट आप लें, संगीत सुने ताकि उत्साह बना रहे, स्फूर्ति बनी रहे। और ये जो 9 महीने का पीरियड है आपका, बहुत अच्छे से प्रसन्नता के साथ बीच से इंजॉय करते हुए बिताना है ना, टेंशन में नहीं तो आपका बच्चा भी जब पैदा होगा ना, तो उसके भी यहाँ पे बल पड़े होंगे, है ना, टेंशन में होगा। तो आपको ये काम भी संगीत सुन के ही करना है। आरती पूजा के लिए यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भी संध्या का समय है, इसमें आपको आरती करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और एक और उद्देश्य है कि आपके घर के सभी लोग, सुबह बहुत सारे काम होते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, इकट्ठे होना मुश्किल होता है। शाम के समय आपके पति भी घर आ जाते हैं, घर के और सदस्य भी हैं, बच्चे जो अगर फर्स्ट बेबी है तो वो भी है, तो आप सब मिलकर एक साथ सामूहिकता के साथ में आप आरती करें, जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उनकी आरती करें। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हमें केवल अगरबत्ती और दिया घुमाना नहीं है, भगवान के आगे ऐसे घुमा दिया, जला के चले आए, ऐसे ऐसे हो गया और हमारी आरती हो गया, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो भी आपके इष्ट हैं, कोई भी इष्ट है, आपको उनके गुणों को ध्यान करना है, उनके क्या गुण हैं, आप ध्यान से बैठ के देखिए कि आपके जो भी आपने इष्ट रखे हैं, उनके क्या गुण हैं, वो गुण आपके बच्चे में आ रहे हैं, वो ऐसा बन रहा है। और परिवार के साथ में करने का, उसमें एक पारिवारिकता की भावना आती है, सहकारिता की, सबके साथ एक साथ रहने की भावना, एक साथ रिश्तों में बंधने की भावना, ये जागृत होगी, है ना। और घर के सभी सदस्य जुड़ेंगे तो सबकी मानसिकता भी अच्छी होगी, उनके दिल दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव, है ना। तो घर का वातावरण भी हमें अच्छा रखना है, इसमें सबको इन्वॉल्व करना है यज्ञ में, आप आरती में, ध्यान में, किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हमें नागयोग की बात कर रहे थे, तो 6 बजे हम लोग भेजते हैं ग्रुप में, आप उसको भी, ये भी 15 मिनट का है। तो नागयोग करें, नागयोग में एक म्यूजिक है, बांसुरी की धुन है और डमरू का स्वर, है ना, वो बहुत अच्छा म्यूजिक है। और ये विशेष रूप से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशों पर ये तैयार किया गया था। नाद एक स्वर है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तो जब हम इस पर ध्यान करते हैं, और ये आप विश्वास रखिएगा कि ये ध्यान जब आप करेंगे तो आपके शिशु को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही म्यूजिक पसंद है, बच्चे को ऐसा ही धुन पसंद है। तो आप उसे करेंगे, और यही भाव धीरे धीरे जो नाद है हमें ईश्वर से, परमात्मा के करीब लाता है, हमारे दिव्य गुणों का जागरण होता है, आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है, निकटता उसकी बढ़ती है। इसलिए नाग योगी को आप शामिल जरूर करिएगा। फिर आप जब आपको समय मिल रहा है, इस समय स्वाध्याय कर सकते हैं, अथवा आप रात में भी स्वाध्याय करके सो सकते हैं। आप इन चीजों को अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आपको शामिल जरूर करना है। स्वाध्याय करिए, आप कोई भी पुस्तक, अच्छी पुस्तक पढ़िए, अच्छी पुस्तक जहाँ सदविचार है। और हमारे गायत्री परिवार में अनेकों परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है, और हर विषय पे, आपकी जिस भी विषय में रुचि है या जो भी समस्या आपको है, उससे रिलेटेड आपको पुस्तक मिल जाएगी। अब तो इतना अच्छा है कि आपको ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, तो आप सर्च करेंगे अगर, तो आपको मिल जाएगी, और आप उसको उस माध्यम से सुने, अथवा हम तो पढ़ने के लिए ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उससे आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और साथ ही अगर आप कुछ ऐसे साहित्य पढ़ते हैं, आर्ष ग्रंथ टाइप के साहित्य पढ़ते हैं, तो आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चे को पुस्तकों के साथ प्रेम होगा, पुस्तकों से पढ़ेगा। अभी हम लोग ऑनलाइन पे आ गए बहुत ज्यादा, और हम जो कोरोना फैला तो उसमें क्लासेस बच्चों की ऑनलाइन हुई, अब उनको मोबाइल में सब कुछ अच्छा लगता है, उनको लैपटॉप पे सब अच्छा लगता है, तो बुक्स में जो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है,
जो एक भाव बनता है और अंदर तक बात जाती है, वो ऐसे नहीं जाती। और आगे उसको पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप उसको आदत होगी किताबों को पढ़ने की, और एक समय उसका निश्चित होगा जिस समय आप पढ़ रही हैं, तो उसकी भी एक आदत होगी कि अब ये मेरा स्टडी का टाइम है, वो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट लेगा। इसलिए आप साथ देखिए कितनी सारी चीजें विकसित हो रही हैं आपकी, आपके भीतर दिव्य गुण आ रहे हैं, आपका तनाव कम होगा। जब आप किसी टेंशन में होते हैं तो हम कोई पुस्तक अच्छी सी पढ़ने लगते हैं, तो वहां से दिमाग हट जाता है और हमारा दिमाग पुस्तक का आ जाता है, हमारा तनाव कम होगा। और इतनी सारी जानकारी मिलेगी जो हमारे बच्चे तक जाएगी। इसके अलावा आपके बच्चे का भी शेड्यूल है, पढ़ाई का शेड्यूल, वो भी सेट हो जाएगा। तो स्वाध्याय आप जरूर करिए। स्वाध्याय करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। स्वाध्याय मतलब केवल हमें पढ़ना नहीं है। आपने भले ही एक पन्ना पढ़ा, उसको उसमें आपने क्या पढ़ा, उसका चिंतन करना है, मनन करना है। फिर उसका जो सार निकल के आ रहा है, वो आपको गर्भ संवाद के माध्यम से अपने शिशु तक पहुंचाना है। और सिर्फ हमको इतना कर नहीं लेना है, जब आपने कोई चीज पढ़ी समझी, तो उसको फिर अब जब आचरण में उतारेंगे ना, जैसे आपने कहीं किसी जीवनी को पढ़ते समय कोई सत्य बोलने वाले बच्चे की कहानी पढ़ी, तो आपने सत्य वाला गुण कि बच्चे से कहा कि आपको सत्य बोलना चाहिए। अब आपने स्वयं उसको लागू नहीं किया, आप बार बार किसी किसी से झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने जीवन में उतारते हुए बच्चे तक पहुंचाना है। इस तरह से कुछ पुस्तकों का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो हमारे लिए हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें इसमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं, और ये वाङ्मय भी कुछ इनके हैं, आप ले सकते हैं। और जो भी हमारे गायत्री परिवार के संस्थान है, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सायंकालीन दिनचर्या समाप्त हो जाती है, और रात्रिकालीन दिनचर्या में भी फिर हमें अब भोजन बनाना है, भोजन करना है। तो यहाँ पर प्रयास करें कि हम फिर एक साथ परिवार के जन साथ में बैठते एक दूसरे के हाल चाल लेते हुए बैठे, प्रसन्नता के साथ भोजन करें। इस समय गृहिणी गर्भिणी को सादा सादा भोजन करना है, लाइट भोजन करना है, बहुत ज्यादा हैवी तो वैसे भी नहीं करना है मिर्च मसाले वाला। पर इस समय हल्का भोजन करेंगे तो आपको ठीक रहेगा, और रात में नींद भी अच्छी आएगी। और सब मिलजुल कर भोजन करें, इससे बच्चा भी सीखेगा कि कैसे हमें एक साथ रहना है। रात में भोजन के बाद आपको टहलना जरूरी है ना। टहलें आप 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम से टहल सकते हैं। फास्ट फास्ट नहीं टहलना है, आराम से धीरे धीरे टहलना है, पर टहलना जरूर है। इस समय अगर अच्छा हो आपके हस्बैंड हैं, तो आप अपने हस्बैंड के साथ में घूमें। यहाँ आपको एक दूसरे, आपको घर की बातें नहीं करनी है, आपको अपने ऑफिस की बातें, जहाँ भी आपको जॉब प्लेस की बातें, वो आपको नहीं करनी है, ना कि हस्बैंड को करनी है। आप लोगों को अच्छी अच्छी हेल्दी बातें करनी है। और आपके हस्बैंड से कहिए कि आप भी बच्चे से बात करिए, क्योंकि पिता जो है दिन भर नहीं होते, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्शन बच्चे का नहीं बन पाता है, उनका भावनात्मक संबंध नहीं बन पाता है अच्छे से। तो आप उनसे कहिए कि आप इसको कहानी सुनाइए, आप इससे हाय हेलो करिए, बातें करिए, कुछ अच्छे गीत सुनाइए, अपनी आवाज में वो खुद उसको सुनाए। साथ ही अगर आपको प्रकृति दिख रही है, जैसे आपको बादल दिख रहे हैं, हवा आप महसूस कर रहे हैं, हवा तो होती है, आप सूर्य डूबता हुआ देख रहे हैं, आपको पेड़ पौधे आसपास दिख रहे हैं, गाय दिख रहे हैं, कोई पशु पक्षी दिख रहे हैं, तो उनके विषय में आपको बच्चे को बताना है, ताकि उसका प्रकृति से जुड़ाव हो, है ना। प्रकृति से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके बच्चे की प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगी, है ना, और अपने पिता से भी लगाव बढ़ेगा। इसके बाद जब आप सोने जा रहे हैं, उसके पहले आप हल्दी वाला दूध ये आपको लेना है, ये जरूरी है। हल्दी में क्या होता है, जैसे अभी एक समस्या होती है, गहरी नींद नहीं आ रही है, हमको नींद में दिक्कत हो रही है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस समय ऐसे जोड़ों में दर्द होता है, और हमारे सूजन आती है ना। तो हल्दी आप पियेंगे, हल्दी में अमीनो एसिड होता है, इससे अच्छी नींद आती है। और हल्दी के दूध में कैल्शियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इससे हमारे शरीर की हड्डियां, आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद मिलती है। पाचन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें राहत होती है। हल्दी में जो तत्व होता है करक्यूमिन, ये तत्व होता है
इससे ही जो है हमें फायदे पहुंचते हैं। इसको और हमें उसमें अगर प्रभावी बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा चम्मच में घी लें, देसी घी लेंगे, उसको गर्म करेंगे, बहुत गर्म नहीं, हल्का गर्म, और थोड़ा सा उसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी उसमें हल्दी डालेंगे, जैसे उसमें दूध को छौंक देंगे, इसको दूध में छौंक लगाना कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हल्दी का कर्क्यूमिन नामक का नमक तत्व है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से आप लेंगे। और आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन गर्म दूध में शहद नहीं मिलाना है। शहद को कभी भी हम गर्म पानी या गर्म दूध में नहीं लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में ही हम उसे डालते हैं। वो फिर गलत हो जाता है, वो नुकसानदायक हो जाता है। अगर हम शहद को, काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है अगर हम शहद को गर्म करके लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखेंगे किसी भी खाने में। आजकल कोई वो हनी पोटैटो करके कुछ बनता है, तो उसमें मुझे डाउट होता है कि कहीं उन्होंने, गरम तो आती है डिश, तो उसमें आपने हनी यूज किया है। तो जब मुझे पता चला कि हनी ऐसे नहीं लेना है, तो मैंने वो डिश खानी ही बंद कर दी। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, गर्म चीजों में आप शहद को प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद सोने से पूर्व आप अगर स्वाध्याय पहले नहीं कर पा रहे, इस समय कर रहे हैं, तो आप सोने से पूर्व स्वाध्याय करेंगे। फिर आपको एकदम सोने से पूर्व, जब आप लेटने जा ही रहे हैं, नींद की गोद में जा ही रहे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए बैठे, तत्व बोध की साधना, जैसे सुबह बताई थी, आत्मबोध की साधना, जागरण के साथ ही नए जन्म की भावना करना और पूरे डे की प्लानिंग करना, भगवान से प्रार्थना करना। इस तरह से बताया था। ऐसी तत्व बोध की साधना, परम पूज्य गुरुदेव ने 2 साधनाएं बहुत जरूरी करी हैं। अगर हम कोई साधना नहीं करते और 2 साधना करते हैं, तत्व आत्मबोध सुबह और तत्व बोध की शाम को, तो काफी हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा पाते हैं। क्योंकि सुबह हम अपना डे प्लान करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि हमें इस अच्छे गुणों की तरफ ले जाएगा, हम ये संकल्प को अच्छा लेते हैं, उसको दिन भर पालन करने का प्रयास करते हैं। रात्रि में हमने दिन भर का जो किया, उस पर हमें उसका आकलन करना, उसकी समीक्षा करनी है। आपको क्या करना है, दिनचर्या आपको बोली गई है ऐसे ऐसे फॉलो करना है। तो आप अपना दिनचर्या का चार्ट, अभी आपको दिखाएंगे, दिन भेजेंगे भी ग्रुप में, दिनचर्या का चार्ट आप देखें, उसमें टिक करें कि आपने क्या किया, क्या नहीं कर पाए उसमें क्रॉस करें। फिर जो नहीं कर पाए हैं वो आप संकल्प लेंगे कि कल, भले एक ही काम को सोचे, आप मान लीजिए 5 चीजें नहीं कर पाए, तो आप 5 अगले दिन के लिए मत सोचिए, आप सोचिए इन 5 में से ये वाला मैं कल से शुरू करूंगी, फिर आप उसको शुरू करिए। इस तरह से पूरी समीक्षा करें। फिर आप देखें, अपने मन को टटोलिए, अपने हृदय को टटोलिए, कहीं किसी से आपने बुरा तो नहीं कहा, किसी के प्रति लुका छुप के कोई ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना तो नहीं आ गई, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चे पे जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप मन ही मन उनसे माफी मांगिए, अपने बच्चे को साथ में लेके कि बेटा मुझसे ये, क्योंकि उसको वहां प्रभाव पड़ा, उसने सुना होगा, उस आपकी भावना उसकी भावना मन मस्तिष्क तक पहुंची होंगी। इसलिए बच्चे को ये बताना जरूरी है कि उस समय जो आपसे गलत हुआ वो गलत था, आप ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ और उसकी जगह मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, आप ऐसे मत बनो, आप ऐसे नहीं होगे, कल से मैं इसको नहीं दोहराऊंगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप फिर एक नया संकल्प लेंगे कल के लिए। इस तरह से ये बहुत जरूरी है आपके बच्चे के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए। फिर आपको बोला जाता है एक गीत लगा के सोइए, यहाँ पे रात की शयन गीत आपको लगाकर सोना है, कोई सा भी अच्छा सा। सुबह के लिए एक जागरण गीत फिक्स कर ले और रात में सोने के लिए एक गीत फिक्स कर लीजिए। तो बच्चा जब आपका रोएगा तब आप चलाएंगे तो वो जो आराम से सो जाएगा। तो चलाते चलाते आप उसको सो जाएंगे। इस तरह से आपकी रात्रिकालीन दिनचर्या भी समाप्त हुई। अब ये जो पूरी आपकी दिनचर्या थी वो इस ढंग से डिजाइन करी गई है कि आपके पूरे तरह का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है और आध्यात्मिक विकास हो रहा है। कैसे, आप देखिए, शारीरिक विकास हुआ, आसन लिया आपने, हेल्दी डाइट ली। मानसिक विकास, आपने प्राणायाम किया, ध्यान किया, जप किया, आपने संगीत सुने, स्वाध्याय किया, आपने सात्विक और संस्कारित भोजन लिया। सात्विक और संस्कारित भोजन का मन पर भी प्रभाव पड़ता है ना, तो आपने वो किया और जो भी एक्टिविटीज आपने करी
वहाँ मानसिक स्वास्थ्य बढ़ा। सामाजिक स्वास्थ्य, जब आपको कहा इकट्ठे बैठ के आरती करिए, इकट्ठे बैठ के हवन करिए, एक साथ भोजन करिए, सत्संग करिए, तो सामाजिक स्वास्थ्य आपका बढ़ा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में आत्मबोध, तत्वबोध, प्रार्थना करिए, आपने ध्यान जप किया, सब किया, और जो अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े उनके माध्यम से जो आपने बच्चे को दिया, तो इस तरह से हमारा पूरा स्वास्थ्य बच्चे का विकसित होता है। और ये परिभाषा WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि कोई व्यक्ति तभी पूर्ण स्वस्थ कहा जाएगा जब वो शरीर से, मन से और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह पूर्ण स्वस्थ है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इन सारी चीजों को देंगे तभी वो एक सफल इंसान बन पाएगा, जब उसके सभी स्वास्थ्य होंगे अच्छे तभी। और ये दिनचर्या आपकी 9 इंटेलिजेंस पर भी आधारित थी। आपकी जो एक्टिविटीज हैं सुबह से लेकर शाम तक की, उन सब के माध्यम से आपके बच्चे के 9 इंटेलिजेंस डेवलप हो रहे हैं। इसको डिटेल में आपको आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। ये दिनचर्या का चार्ट है, ये आपको भेजेंगे, आपको इसे भरना है, ठीक है, ईमानदारी से भरना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर, ये चार्ट पर आपको आगे और पीछे दोनों पे अपना नाम, फोन नंबर और जिला जरूर डालना है। हम जब आपसे लेंगे तो हमें पता रहेगा और आपसे आगे क्या करना है उस विषय में भी बात कर पाएंगे, तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपका शिशु क्या कह रहा है? प्यारी माँ, आशा है आप मेरे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी दिनचर्या को बदलने का पूरा प्रयास करेंगी। धन्यवाद माँ।